नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान दृष्टि में, जहां मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं वैदिक काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से संबंधित प्रसिद्ध नगर कौन सा है। हमारे ऑप्शन इसमें दिए गए हैं: मथुरा, पावापुरी, कौशाम्बी और पटना। तो हमको ऐसा स्थल बताना है कि जिस स्थल का संबंध तीनों धर्मों से हो। तो हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौशाम्बी। दोस्तों, कौशाम्बी का संबंध सभी धर्मों से है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं: तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और गुरुकुल। तो दोस्तों बताना है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तक्षशिला। दोस्तों, तक्षशिला हमारा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, जो कि हमारे प्राचीन काल में भी स्थित था। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है कि वैदिक सभ्यता का जनक किसे माना जाता है। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं: ए जॉन कॉटन, पियरे मैक्समूलर और एडम स्मिथ। तो हमारा इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्समूलर। दोस्तों, मैक्समूलर को हम वैदिक सभ्यता का जनक मानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं उनका भाग नहीं है। मतलब बौद्ध धर्म में हमारे 3 रत्न हैं और हमको बताना है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा है जो उस रत्न का हिस्सा नहीं है। हमारे ऑप्शन है बुद्ध, धर्म, संघ और जिन। तो हमारा जो उसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिन। दोस्तों, बौद्ध धर्म में हमारे 3 रत्न हैं: बुद्ध, धर्म, संघ। जिन इसका हिस्सा नहीं है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है: दस्तराई मंडल किस वेद का उपनाम है। हमारे कुछ वेद दिए गए हैं, जो 4 वेद हैं हमारे, उनमें जो दस्तराई मंडल है ये किस वेद का उपनाम है। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं: सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या यजुर्वेद। तो ये जो दस्तराई मंडल है ये हमारा ऋग्वेद का उपनाम है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि त्रिदेव की संकल्पना किस वैदिक काल में आई थी। हमको बताना है कि त्रिदेव का जो कॉन्सेप्ट है वो किस वैदिक काल में हमारा उदय हुआ था। हमारे ऑप्शन है पूर्व वैदिक काल, मध्य वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और उत्तरोत्तर वैदिक काल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, त्रिदेव की संकल्पना हमारे उत्तर वैदिक काल से शुरू हुई थी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक कालीन दशराग युद्ध किन 2 समुदायों के मध्य हुआ था। आपको बताना है कि जो दशराग युद्ध हुआ था उसमें कौन कौन से 2 समुदाय थे जिन्होंने आपस में युद्ध किया था। हमारे ऑप्शन इसमें हैं: ए पुरु और तुस्त, आर्य और भरत, और तुस्त और आर्य, और पाणी और तुस्त। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरु व तुस्त। दोस्तों, पुरु और तुस्त के बीच हमारा वैदिक कालीन युद्ध दशराग के नाम से हुआ था। दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाणक्य की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी। दोस्तों, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि हमारे वैदिक काल में जो चाणक्य थे वो बहुत ही प्रसिद्ध गुरु हुए थे। तो उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी। तो हमारे ऑप्शन है नारंगवन,
तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला। दोस्तों तक्षशिला में चाणक्य की दीक्षा हुई थी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा सही बताना है कि वैदिक साहित्य हमारा जो है उसका सही क्रम क्या है। हमारे वैदिक साहित्य में 4 चीज़ें दी गई हैं, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो हमको बताना है कि इसका सही क्रम क्या है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले वेद आया, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर सबसे लास्ट में उपनिषद, जिनको हम वेदांग भी कहते हैं। दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दशरथ युद्ध में कौन सा समुदाय था जो विजयी हुआ था। दोस्तों जैसा हमने बताया था कि अभी हमारा जो दशरथ युद्ध हुआ था वो 2 समुदायों के बीच हुआ था। तो हमको बताना है कि उसमें से कौन सा समुदाय है जो युद्ध में जीता था। हमारे ऑप्शन है पुरु समुदाय, तुस्तु समुदाय, पाली समुदाय या भरत समुदाय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुस्तु समुदाय। दोस्तों तुस्तु समुदाय इस युद्ध में विजयी हुआ था। दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में नदी तमा की उपाधि किस नदी को दी गई थी। दोस्तों हमारे वैदिक काल में नदी तमा और माते तमा की उपाधि क्या बहुत अच्छा प्रचलन है। तो हमको बताना है कि नदी तमा की उपाधि किस नदी को दी गई थी। हमारे ऑप्शन है गंगा, ब्यास, सरस्वती या सिंधु नदी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु नदी। दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वैदिक युगीन सर्वाधिक बड़ी नदी कौन सी है। हमको ऐसी नदी बतानी है जो वैदिक काल में सबसे ज़्यादा प्रचलित थी या जिसका ज़्यादा वर्णन हुआ है। तो हमारे ऑप्शन में है सतलज नदी, चिनाब नदी, सिंधु और व्यास। तो हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु। दोस्तों सिंधु नदी का वर्णन सबसे ज़्यादा हुआ है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दशरथ युद्ध में पुरुष समुदाय जो हार गया था उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। हमारे ऑप्शन हैं संवरण, सुजान, विरूपाक्ष या सुदास। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवरण। दोस्तों संवरण द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था पुरुष समुदाय का। अगला क्वेश्चन है बोगज कोई अभिलेख के अनुसार भारत में आर्यों का आगमन कहाँ से हुआ माना गया है। दोस्तों हमारे वैदिक काल के दृष्टि से देखा जाए तो बोगज कोई अभिलेख का काफ़ी अच्छा जो उसकी उपस्थिति है वो मानी गई है। तो उसमें जो वर्ण है उसमें आर्यों के बारे में काफ़ी डिटेल में दिया गया है। तो उसमें बताया गया कि जो आर्य आए थे हमारे देश में, भारत में, वो कहाँ से आए थे। तो हमारे ऑप्शन में हैं ए, ईरान और पाकिस्तान, मिस्र या फिर अफगानिस्तान। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ईरान। दोस्तों भारत में आर्यों का आगमन ईरान से माना गया है। ईरान कहिए या फिर मध्य एशिया बोलें, वो लगभग बराबर है। दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि तुस्तु समुदाय के कुलगुरु कौन थे। जो समुदाय जीता था युद्ध में उसके गुरु कौन थे। ऑप्शन ए है हमारा विश्वामित्र, वशिष्ठ हैं, कृपाचार्य हैं या शंकराचार्य हैं। कृपाचार्य हैं या कृपाशंकर हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वशिष्ठ। दोस्तों ये वशिष्ठ जी किस नेतृत्व वाला जो समुदाय था वो विजयी हुआ था। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में हिमालय की चोटी या पर्वत कहें उसका उल्लेख सर्वाधिक हुआ है। ऐसी कौन सी चोटी है
उस चोटी का नाम क्या है जिसका उल्लेख सबसे ज़्यादा हुआ है? तो हमारे ऑप्शन में हैं मुजवंत, हेमवंत, किंवदंत या काकेशस काकेकस। तो हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुजवंत। मुजवंत चोटी का उल्लेख सबसे ज़्यादा हुआ है। दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको वैदिक साहित्य का अंग नहीं माना गया है? इन बताना कि इनमें से ऐसा कौन सा है जिसको हम वैदिक साहित्य का अंग नहीं मानते हैं। हमारे ऑप्शन है ब्राह्मण, वेदांग, उपनिषद और आरण्यक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेदांग। दोस्तों वेदांग को हम लोग वैदिक साहित्य का अंग नहीं मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पूर्व वैदिक काल में प्रमुख देवता किसको माना गया था? हमारे ऑप्शन इसमें दिए गए हैं सूर्य, वरुण, इंद्र या ब्रह्मा। पूर्व वैदिक काल बोले तो ऋग वैदिक काल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इंद्र। दोस्तों इंद्र को ऋग वैदिक काल का प्रमुख देवता माना गया है। अगला क्वेश्चन है कि दशराग युद्ध में राजा जो सुदास थे वो उन्होंने किस कबीले का नेतृत्व किया था? हमारे ऑप्शन है इसमें पुरु, तुस्तु, पड़ या जिन। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो दशराग युद्ध हुआ था वो पुरु और तुस्तु के बीच हुआ था। तो राजा जो सुदास थे उन्होंने किस कबीले का नेतृत्व किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, तुस्तु। दोस्तों जो विजित कबीला था जिसकी जीत हुई थी उसका नेतृत्व राजा सुदास ने किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि युद्ध में जो विजयी कबीले के गुरु कौन थे? ये तो हमने अभी किया था। वैसे इसका जो सही आंसर है वो तो आप लोग जानते ही होंगे कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नमः मंडल के सृजनकर्ता कौन थे? आपको बताना है कि जो नमः मंडल है वेदों में उनका लेखन किसने किया है। हमारे ऑप्शन इसमें हैं पवमान अंगिरा, बलाल देव, तनाद्य मुनि, कौशिकी जी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पवमान अंगिरा। ये जो ऋषि थे इन्होंने नमः मंडल का सृजन किया था। दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पुरुष सूक्त का वर्ण किस मंडल में हुआ है? जो पुरुष सूक्त है उसका वर्ण किस मंडल में हुआ है? तो हमारे ऑप्शन इसमें हैं 10वां, 9वां, 8वां और दूसरा मंडल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब 10वें मंडल में। 10वें मंडल में इसका वर्णन हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा है कि शूद्र नामक वर्ण व्यवस्था किस काल में प्रचलित हुई थी? दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे वैदिक काल में 4 वर्ण व्यवस्था थी। बोलते हैं ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। तो जिस शूद्र नामक व्यवस्था किस काल में इसका आगमन हुआ था या किस काल में ये आई थी? तो हमारे ऑप्शन है पूर्व वैदिक काल, मध्य वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और डी पूर्वोत्तर वैदिक काल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर वैदिक काल। दोस्तों उत्तर वैदिक काल में हमारी शूद्र नामक वर्ण व्यवस्था का आगमन हुआ था। दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम लोग देखेंगे कि सबसे नवीनतम मंडल कौन सा है। हमारा इसमें ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन 2 व 9 मंडल या
1/10 मंडल, या 4/10 मंडल, या 9/10 मंडल। तुमको बताना है कि इसमें से जो सबसे नवीन मंडल है, मतलब जो बाद में जोड़े गए हैं, वो मंडल कौन से हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला और 10वां मंडल सबसे लास्ट जो जोड़ा गया है वो सबसे लास्ट में जोड़ा गया है। इसको हम लोग सबसे नवीन मंडल मानते हैं। दोस्तों, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि वैदिक काल में जनजातियों का संबंध से संबंधित कबीले थे, मतलब किस कबीले का संबंध जनजातियों से था। तो हमारे ऑप्शंस में दिए गए हैं आर्य कबीला, गौरांग कबीला, अनार्य कबीला और तुस्तु कबीला। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनार्य कबीले। इनको हम अनार्य, मतलब जो आर्य ना हो, अनार्य कबीलों का संबंध जनजातियों से था। तो दोस्तों, इस तरह से हमने आज 25 क्वेश्चन किए हैं। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारी वीडियो लाइक करेंगे और इसी के आधार पर मैं इसका अगला पार्ट भी लेकर आऊँगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद भारत।